श्रोता साथियों को संबोधित श्री का जय जिनेन्द्र। आज मैं आपके सामने एक रिसर्च आर्टिकल लेकर आई हूँ जिसमें मैंने बताया है कि नैनो टेक्नोलॉजी इतनी सूक्ष्म टेक्नोलॉजी होती है कि 1 इंच का 10 करोड़वां भाग नैनो इंच कहलाता है। और वो आजकल हर हर चीज़ में लागू हो रही है आजकल। मतलब मेडिसिन में भी, चिकित्सा क्षेत्र में भी, और इंडस्ट्रियल एरिया में भी, और बहुत सारी चीज़ों में, जैसे फर्टिलाइज़र बनाने में, उद्योग धंधों में, आर्किटेक्चर में, यानी हर चीज़ में नैनो टेक्नोलॉजी का आजकल यूज़ हो रहा है। तो नैनो टेक्नोलॉजी जो है उसके बारे में, उसमें मैंने यहाँ इस आर्टिकल में मैंने चिकित्सा के क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी का क्या योगदान है वो मैंने बताने की कोशिश की है। इसका शीर्षक है करिश्मा नैनो का। जी हाँ, करिश्मा नैनो का। सुनिए, एक महानगर है और उसके बस स्टॉप पर बहुत पुरानी बिछड़ी हुई, बहुत दिनों से बाद में 2 सहेलियां मिलती हैं, बहुत वर्षों के बाद। हाय रुचि, कैसी हो? फाइनली ना, तू सुना? बस मजे में हूँ रुचि, बहुत दिन बाद तुझे देखा इसलिए और ज्यादा मजे में हूँ। सचमुच रहा। अच्छा रीना, आज किधर बिजली गिराने का इरादा है? बड़ी जच रही है। अरे कुछ नहीं रुचि, बस जरा कनॉट प्लेस तो जा रही हूँ, थोड़ी सी शॉपिंग करनी है। ओहो, क्या कुछ खास बात है? हाँ, खास बात तो बस ये है रुचि कि इस वीकेंड तक कोई स्पेशल न्यूज़ दूंगी तुझे, अभी तो नहीं। मगर अभी तो मैं संडे को गांव जाने का इंतजाम करने जा रही हूँ। लीना, तू गांव जा रही है? क्यों भला? अरे वो रुचि, मेरे छोटे अंकल बीमार है ना, उनके पास जाना है। उन्हीं के लिए कुछ दवाई भी लेनी है, मुझे मेडिसिन लेनी है। लीना, कौन से अंकल बीमार है तेरे? और केदार अंकल, जानती हो ना तुम तो? हाँ, वो केदार अंकल कई महीनों से बिस्तर में है। अरे वो केदार अंकल, हाँ वही वाले जिनकी पहलवान जैसी बॉडी की वजह से हम लोगों ने दारा सिंह कहते थे, केदार अंकल। हाँ 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 रीना, हाँ, तुझे याद होगा बचपन में हमें कितनी चीजें खिलाया करते थे। पर सॉरी, अब तो आखिर क्या बीमारी हो गई दारा अंकल को? रु- रुचि, अब तो दारा अंकल सिर्फ हड्डियों का ढांचा जैसे रह गए हैं। मगर मगर बता तो लीना, ऐसा क्या हुआ उन्हें? क्या बताऊं रुचि, उन्हें कैंसर है। यानी यानी कि वो ब्रेन ट्यूमर हो गया है। क्या कहती है लीना? हाँ हाँ रुचि, डॉक्टर ने सेकंड स्टेज बताई है। ओह हाउ सैड। पर तू गांव जा रही है तो क्या दारा अंकल गांव में है? मेरा मेरा मतलब है हॉस्पिटल में क्यों नहीं है वो? रुचि, उनकी थिंकिंग यह है कि अपने पुश्तैनी गांव में ही मैं अंतिम सांसें लूं। लेकिन लीना, गांव में तो कैसे ठीक होंगे वो? वहाँ क्या ट्रीटमेंट मिलेगा उन्हें? रुचि, सबने खूब समझा लिया, मगर उनकी जिद के आगे कोई क्या करे? जानती है ना वो कितने जिद्दी हैं। और निराशा से बोझिल पेशेंट जब डॉक्टर्स और मेडिसिन के साथ कोऑपरेट करना ही ना चाहे तो इलाज भी तो सक्सेस नहीं होता। अब तो हम सब लोगों ने कुदरत की इच्छा पर ही छोड़ दिया है। समझ गई मैं। लीना, मंडे का कॉलेज कैंसिल करके मैं भी आ रही हूँ तेरे साथ चलूंगी। शायद शायद मुझे वहां रुकना भी पड़ जाए एक आध दिन, उन्हें समझाना ही होगा, बहुत जरूरी है ये। सच रुचि, चलेगी? मैं फोन पर तेरे साथ सारा प्रोग्राम डिसाइड करती हूँ। हाँ, अरे ले, मैं तो बस में आ गई। अच्छा रुचि, बाय बाय। बाय रीना, तेरी कॉल का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। हाँ, बाय रुचि। दूसरा दृश्य, हम चलते हैं जहाँ गांव है एक, और उस गांव में पुराना पुश्तैनी घर है। केदार अंकल पलंग पर लेटे हैं, उनकी हालत खराब है और शरीर बड़ा कमजोर हो चुका है। उनकी पत्नी पास बैठी है। तभी दरवाजे से प्रवेश करती हैं लीना और रुचि। अंकल, अंकल कहाँ हो अंकल? आंटी, आंटी देखो रुचि भी आई है मेरे साथ। अरे दारा अंकल, ये क्या हालत बना ली है आपने अपनी? हाँ बेटा, बेटिया, आप काहे का दारा, काहे का दारा। क्या? सिर्फ जिंदगी की बाकी हंसे गिन रहा हूँ बेटी।
अरे रुचि, रुचि इधर बैठो। लीना तुम भी इधर बैठो। हाँ जी आंटी जी। हाँ दोनों मेरे करीब बैठ जाओ। रुचि तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई बेटे? आंटी मैं बताऊं, ये परसों बस तो आप पे अचानक रुचि मिल गई मुझे। अंकल के बारे में जब मैंने से सुना तो मेडिकल कॉलेज से छुट्टी लेकर झटपट आ गई अंकल से मिलने। अच्छा रुचि, मुझे याद है बेटा बचपन में तो कितनी प्यारी बातें करती थी, और अब तो हमारी गुड्डी, बचपन की वो गुड्डी डॉक्टर बन गई है। अंकल आप सबके लिए तो मैं अभी भी गुड्डी हूँ। आंटी कब से तकलीफ है अंकल को? बहुत दिन हो गए बिटिया। अंकल आपको तो किसी अच्छे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेना चाहिए। यहाँ गांव में क्या कर रहे हैं आप? कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी पल्ले पड़ी है बिटिया। उफ। अपने गांव में अपने घर छप्पर के तले मरूंगा तो मुझे मुझे सुकून अंकल, अंकल अब कैंसर लाइलाज नहीं रहा है। बेटी डॉक्टर ने तो ठीक होने की उम्मीद बताई है इन्हें, मगर तेरे अंकल तो बिल्कुल हाथ झाड़ कर बैठ गए। बता क्या करूं मैं? और अब तो दवाइयां भी मुश्किल से लेते हैं। आंटी बबलू भैया कहाँ हैं? सिंगापुर से लौटे नहीं अभी? लीना आज सुबह से ही उसका इंतजार कर रही हूँ, पता नहीं क्यों नहीं आया। भगवान करे सब ठीक ठाक हो। माँ पापा मैं आ गया। अरे बबलू भैया आ गया। मैंने तो सोचा था बेटा तेरे लौटने से पहले ही शायद मैं मर गया। क्यों सोचते हैं अंकल ऐसी बुरी बातें? हाँ पापा क्यों सोचते हैं आप ऐसा? अब तो मैं आ गया हूँ पापा, आपको कुछ नहीं होगा। माँ ये ये तो नीना दीदी है, और 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 ये माँ, ये रुचि दीदी है ना? शुक्र है फौरन जाकर भी तुम भूले नहीं, पहचान लिया हम दोनों को। कैसे भूल सकता हूँ दीदी आपको? अरे तुम दोनों की वो प्यारी प्यारी डांट फटकार और बिल्कुल स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, सच में उसके बिना तो मैं हंस पड़ी रह जाता। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू, सो ग्रेटफुल। बस बस ज्यादा बटरिंग नहीं। हाँ बबलू ज्यादा बटरिंग नहीं करनी। अच्छा लाओ सामान इधर पकड़ाओ, मुझे अंदर रख देती हूँ। और अंकल ये लो आपकी दवाइयाँ, कॉनॉट प्लेस मिली है और कहीं नहीं मिली। लो भाई दीदी ये मेरा सामान संभालो, इसको तो अब आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ। रुचि दीदी सुना है आप डॉक्टर हो गई हो? जरा समझाइए ना हमारे पापा को। बबलू इसी पर्पज से तो मैं आज यहाँ आई हूँ यहाँ। अंकल इधर देखो, इधर देखिए अंकल मेरी तरफ। हाँ हाँ रुचि बेटा, हाँ हाँ अरे दवाई के शीशी, हाँ हाथों की ताकत भी खत्म हुई मेरे तो। दादा अंकल इतनी निराशा नहीं करते, बी ब्रेव अंकल, आप तो दारा अंकल हो। दारा अंकल पहली बात तो ये समझ लीजिए कि आपकी बीमारी ठीक होने के 100% चांस है, और दूसरी बात यह है कि आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलेंगे। नहीं 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 बेटा, मैं वहां जाके बचूंगा नहीं नहीं। आप ठीक होंगे अंकल, और उसके बाद आप बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जिएंगे, मेरी गारंटी है। प्लीज अंकल अपनी गुड्डी की, अपनी बिटिया की छोटी सी बात मान लो ना, मेरा विश्वास करो अंकल। पापा रुचि दीदी एकदम ठीक कह रही हैं। आज की डेट में मेडिकल साइंस ने बड़ी प्रोग्रेस कर ली है। कोई सी बीमारी हो
ठीक हो जाती है। मगर बबलू बेटा, इन सब ब्रेन ट्यूमर है, इसके मरीज तो मुश्किल। मम्मी, व्हाट नॉनसेंस। सॉरी मम्मा, मेरा मतलब है कि आप भी क्यों पापा की तरह निराशा पाल बैठी हो। अंकल आंटी, ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट ठीक हो जाते हैं आज। हाँ हाँ अंकल, अब ब्रेन ट्यूमर और सभी तरह के कैंसर का सफल इलाज नैनो टेक्नोलॉजी से संभव हो रहा है, पॉसिबल है आंटी। अपने विचार हटा दो ऐसे अशुभ विचार, और अंकल को भी हिम्मत बंधाओ। अरे रुचि, ये क्या बोला तूने? नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है ये? एलिना, बहुत छोटे पैमाने पर मतलब माइक्रो स्केल पर जो काम किया जाता है, देखा जाता है और समझा जाता है, उसी टेक्निक को नैनो टेक्निक कहते हैं। ये समझ लो कि एक यूनिट का 10 करोड़वां भाग नैनो यूनिट कहलाता है। यानी नैनो पैमाने पर बने जो प्रॉप्स होते हैं ना, मतलब जो उसके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उससे इलाज किया जाता है नैनो टेक्नोलॉजी में, समझी? अरे रुचि, इतनी सूक्ष्म मशीनें होती हैं? हाँ पापा, सूक्ष्म मशीनें बनाने वाली टेक्निक वो तो और भी सूक्ष्म होती है, और उसी को तो नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। अरे बबलू, तू भी जानता है इसके बारे में? हाँ 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 पापा, कुछ कुछ मालूम है मुझे। आजकल लाइटर और पेन में भी टेप रिकॉर्डर कैमरे आने लगे हैं ना, तो वो भी तो नैनो पार्टिकल्स का ही यूज होता है उसमें, है ना रुचि दीदी? बबलू, तुम जो कहना चाह रहे हो वह तो थोड़ी सी अलग सी बात है। सिर्फ नैनो कणों से बनने वाले स्पेशल प्रोब ही, यानी स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स ही जहाँ काम में लिए जाएं, उस तरीके को या उस टेक्निक को ही नैनो टेक्नोलॉजी कहा जाता है। अच्छा रुचि दीदी, नैनो पार्टिकल्स वही है ना जो एक बाल की मोटाई जितनी जगह में 1 लाख से भी ज्यादा समा सकते हैं? हाँ बोलो, ठीक कहा। तुम मालूम है, आज ये नैनो पार्टिकल्स बड़े बड़े काम कर रहे हैं, और इससे बड़े से बड़े ज्यादा ज्यादा क्रांति तो मेडिकल साइंस में आई है। तो क्या बिटिया, उस तेरे वाले तरीके के इलाज से तेरे अंकल की बीमारी ठीक हो जाएगी? निश्चित ठीक होगी आंटी, सर्टेनली। और रुचि को तो सब मालूम है ना, इसी की तो पढ़ाई कर रही है ये, उसी को तो डॉक्टर चाहिए। क्या रुचि के पास मेरी बीमारी ठीक करने जैसी कोई हाई क्लास जानकारी है? हाँ दादा अंकल, जरूर है मेरे पास। अगर ऐसी बात है तो बेटिया मैं तेरा कहना मानूंगा। सच सच अंकल? अंकल, आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलोगे? थैंक यू वेरी मच अंकल, थैंक यू वेरी मच। मगर मगर बच्चों, सब लोग तो यही कहते हैं कि ये मेरा ब्रेन ट्यूमर है ना, ये मेरे प्राण लेकर जाएगा। अब रुचि की भी सुन लो आप, हर वक्त यही यही रट लगा रखी है। लो भाई बबलू की माँ, मैंने बंद कर लिया अपना मुंह, ये लो। और ये लो, मैंने मफलर भी हटा लिया कान पर से। लो, दोनों कान खोल लिए मैंने। बोल बोल बेटा रुचि, अब तेरी सुनूंगा। अच्छा अंकल सुनिए, दिमाग के ट्यूमर का मतलब है कि दिमाग के कुछ टिश्यू का रोगग्रस्त हो जाना, बेकार हो जाना। बिटिया टिश्यू टिश्यू क्या होते हैं बिटिया? माँ, टिश्यू यानी महीन महीन धागे, या समझ लो रेशे जैसी रचना, जिससे हमारे दिमाग की नसें बनी हैं, समझी? अच्छा अच्छा बबलू, ठीक है। आंटी, रेशम का पतला धागा देखा होगा ना आपने? हाँ देखा है। और उस एक धागे में भी अनेक बारीक बारीक तंतु होते हैं ना, बस वैसे ही टिश्यू समझ लीजिए। हाँ 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 रुचि, अब बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। आगे बताओ बेटिया। होता क्या है आंटी कि ब्रेन ट्यूमर वाले पेशेंट के वो जो अच्छे टिश्यूज होते हैं ना, और ट्यूमर वाले टिश्यू जो होते हैं, जो ऊपर से देखने में तो एक जैसे दिखाई देते हैं, अब जब सर्जन उसकी फोटो देखता है और ऑपरेशन करते हैं इसमें, तो उसको बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आती है, बड़ी कठिनाई होती है। वो तो है ही भाई रुचि दीदी, कठिनाई तो आनी ही है। अगर धोखे में अच्छे वाले टिश्यूज पर उसकी छुरी चल जाए तो बस
हो गया बंटाधार। लेकिन रोगी टिश्यूज की पहचान करने के कुछ खास तरीके जरूर होंगे ना रुचि दीदी? हाँ बोलो, आगे सुनो। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम सर्जन के सामने ये आती है कि सर्जरी के दौरान हमारा जो ब्रेन है ना, वो अपनी जगह से खुद ब खुद थोड़ा सा खिसक जाता है, सरक जाता है। अरे रुचि, बड़ा पेचीदा होता है फिर तो दिमाग का ऑपरेशन। लीना, ठीक कह रही है तू। और रुचि, तेरी बातों से तो मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई है भाई। अंकल पूरी बात सुन लीजिए ना, डर की जगह बहादुरी और आत्मविश्वास से भर जाओगे आप। अच्छा, बोलना, मैं सुन रहा हूं। डॉक्टर्स पहले से ही खींची गई दिमाग की अनेक इलेक्ट्रॉनिक फोटोज और डिजिटल फोटोज अपने पास रखते हैं और फिर ऑपरेशन करते हैं, जो कि उन्हें स्वस्थ और बीमार टिश्यूज की पहचान कराने में मदद करती है। लेकिन यह भी तो सत्य है कि जब ब्रेन अपनी जगह से खिसक जाता है, जगह बदल लेता है अपनी, तब सर्जन हेल्पलेस हो जाता है। यानी सिर्फ अनुमान के आधार पर ही उसे अपनी छुरी चलानी होती है और कोई चारा नहीं होता उसके पास। मगर मगर रुचि, इसमें तो, हाँ लीना, इसमें तो बड़ा सारा रिस्क रहता है ना। मैं ये सब आपको डराने के लिए नहीं कह रही हूँ, बल्कि एश्योर्ड करने को बता रही हूँ कि ऐसी नाजुक और डेंजरस सिचुएशन में भी नैनो टेक्नोलॉजी के सहारे ब्रेन कैंसर और ट्यूमर के बिल्कुल सक्सेस ऑपरेशन हो रहे हैं। उसी के ना रुचि, जो तू पढ़ाई कर रही है। हाँ आंटी, नैनो टेक्नोलॉजी के आविष्कार ने सारी मुश्किलें हल कर दी हैं अब। अच्छा अच्छा रुचि, मुझे तो ये बताओ कि ये नैनो टेक्नोलॉजी है क्या, पहले ये समझाओ मुझे। मैं बताता हूँ पापा, देखो, नन्ही नन्ही राई के दानों जैसी यानी उससे भी छोटी मशीनें होती हैं, और जो नैनो टेक्नोलॉजी से बनी होती है ना, वो मशीनें इतनी छोटी होती है, राई के दानों से भी ज़्यादा छोटी, और उनमें दवाइयाँ रखकर बॉडी के अंदर डाल देते हैं उन मशीनों को, और उन्हें बाहर से ही डॉक्टर अपनी इच्छा के अनुसार कंट्रोल भी करता रहता है। इस तरह की जो एक स्पेशल टेक्निक होती है, ऐसा तरीका है, उसी को नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। क्यों रुचि दीदी, ठीक समझाया मैंने? हाँ हाँ बबलू, मोटे तौर पर तो ऐसे ही समझाना होगा। आप सब लोग ये जान लो कि ये लेटेस्ट टेक्निक है उपचार की। बहुत सूक्ष्म से भी सूक्ष्म ड्रॉप्स जो होते हैं, और बड़ा इसका स्पेशल तरीका होता है, टेक्निक्स अलग होती हैं बिल्कुल। उन तरीकों के कारण इस टेक्निक से, यानी नैनो टेक्नोलॉजी से, इसकी टेक्निक से बॉडी के नाजुक अंगों तक का इलाज बड़ा आसान हो गया है। दीदी, हमारे सिर के एक बाल का जो डायमीटर है, व्यास है, वो औसतन 80 लाख नैनोमीटर के बराबर होता है, और उससे भी बहुत छोटे छोटे होते हैं नैनो प्रॉप्स। ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था, सही है? बाप रे बबलू, क्या बोल रहा है तू? इतनी मशीनें, इतनी सूक्ष्म मशीनें, और इतना महीन, वो दिमाग में जाकर क्या करिश्मा दिखाती हैं रुचि? आप जोश में मत बोलो जी, लो पानी पी लो। अंकल, हमारे साइंटिस्ट बहुत सारे नैनो पार्टिकल्स इकट्ठे करके उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। अरे रुचि, क्या अजीबोगरीब बातें कर रही है। वाह, नैनो नैनो के पार्टिकल्स ट्रेनिंग कैसे ले लेंगे? वो तो बेजान है ना, बेजान कण है, यानी वो कैसे पॉसिबल है रुचि? लीना, बेटा तुम इतनी हैरान परेशान क्यों हो गई? बिटिया, अपने कंप्यूटर में मेमोरी सिस्टम होता है ना, वो भी तो इसी तरह का होता है। वो कैसे कैच करता है? अरे वाह पापा वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। आपका आईक्यू भी बढ़िया काम कर रहा है अभी भी। हाँ, बहुत सही एग्जाम्पल दिया है आपने। अच्छा, ठीक है ठीक है। अच्छा हाँ, आगे बता भाई रुचि। बोलो रुचि जी, आगे बताओ। हाँ, तो मैं बता रही थी, साइंटिस्ट जो है नैनो पार्टिकल्स की एक समझदार फोर्स, एक टीम जैसी ग्रुप शेप बनाकर उसे ट्यूमर कैंसर से
पीड़ित जो दिमाग में होता है, जहाँ पर वो जहाँ ट्यूमर कैंसर होता है वहाँ पे उतार देते हैं उस फौज को, उस टीम को। अच्छा, फिर क्या होता है? तब तभी ना सुनो, फिर वो आगे बढ़ती है फौज, बीमार एरिया में जाती है, और जहाँ पर वो रोगग्रस्त टिश्यूज होते हैं ना, उनको खुद खुद से खुद ढूंढ लेती है वो, और सर्जन को भी सारा एरिया बता देती है वो। अरे, जादू है। मगर ये सब कैसे होता होगा बेटिया? आंटी, आंटी मैं बताऊं, मैं सोचती हूँ शायद उन नैनो पार्टिकल्स के ऊपर कुछ ऐसी चीज लगा देते होंगे, चमकदार। पता नहीं भाई। अरे, ठीक कह रही हो लीना, सही सोचा तुमने। वो सारे जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं ना, नैनो कण, वो बीमार फील्ड में जाकर जगमग जगमग करने लग जाते हैं। बिटिया, जादू का खेल है ये तो। हाँ, जादू तो नैनो साइंटिस्ट के हाथ में होता है अंकल, क्योंकि दिमाग में भेजने से पहले वो नैनो साइंटिस्ट क्या करता है, उन नैनो पार्टिकल्स की जो लेयर होती है ना, ऊपर की सतह उनकी, उस पर चमकने वाले फ्लोरोसेंट पदार्थ लगा देता है, यानी विशेष रसायन उसके ऊपर लोड कर देता है, और अंदर जाकर बीमार फील्ड में जाकर वो वहां पर फैल जाते हैं और चमकने लग जाते हैं। अच्छा, आई सी आई सी। तभी तभी तभी, हाँ ठीक है ठीक है। चमचमाते हुए एरिया को सर्जन माइक्रोस्कोप से देख लेता होगा, हाँ, और फिर रोगी टिश्यू से मालूम पड़ जाते होंगे। हाँ हाँ लीना, ठीक समझा तुमने। इसमें भी खास जानने की बात यह और है कि वो नैनो कण दाएं बाएं यानी लेफ्ट राइट, लंबाई चौड़ाई के साथ साथ डीपली यानी गहराई तक भी चमकते हैं। ओ आई सी आई सी, 3 डायमेंशन में चमकते होंगे, एकदम क्लियर। हाँ बबलू ठीक है। फिर तो ऑपरेशन के टाइम सर्जन को विदाउट एनी रिस्क ऑपरेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होती होगी। हाँ रुचि दीदी, यही तो लीना, रुचि दीदी हमको यही तो समझाना चाह रही है कि नैनो टेक्नोलॉजी की इजाद से पहले जो ट्यूमर कैंसर के ऑपरेशन खतरनाक थे ना, वही अब आसान और बिल्कुल सक्सेसफुल बन चुके हैं। बोलिए पापा, अब क्या सोचा आपने? हाँ हाँ, मैंने डिसीजन ले लिया है बेटा। हाँ, ले लिया है मैंने डिसीजन। हाँ बेटिया, ये नई टेक्निक सब जगह चालू हो चुकी है। हाँ नहीं, ऐसा है अंकल, रुचि आपको अपने हॉस्पिटल में ही रखेगी। इंडिया के कुछ बड़े शहरों में ही नैनो टेक्नोलॉजी आई है अभी। अंकल, मुझे मालूम था कि आप मान जाओगे। आंटी, शाम तक पापा पापा मम्मी यहाँ रहे कार लेकर, समझ गई ना? सब तैयारी रखना। बिल्कुल रेडी रखूंगी सब मैं। रीना तो बेफिक्र है। और देख, तेरे अंकल का चेहरा देख कैसा चमक रहा है। माँ, वो पनीर के पकौड़े, मूली के पराठे, अब क्या देरदार है माँ। आंटी, मेरे लिए कड़क चाय। अरे, मैंने सब कुछ नाश्ता टेबल पर लगा रखा है। आओ बैठो, सब नाश्ता करो। आंटी, आप चलें किधर? हमारे साथ नहीं दोगी क्या? बैठो ना हमारे साथ। नहीं लीना, बबलू के पापा को दूध और दवाई देकर मैं भी आ रही हूँ अभी। तुम लोग इतना शुरू करो। हाँ, अरे लो ना, देखो ये पकौड़े कितने टेस्टी हैं। हाँ लो ना। आओ, अच्छा आओ इधर बैठते हैं। रुचि दीदी, कुछ और बताओ नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में। हाँ हाँ रुचि, जरूर बताओ, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये तो। देखो, ये हमारे चिकित्सा यानी उपचार के अलावा भी नैनो टेक्नोलॉजी जो है बहुत और दूसरे फील्ड्स में काम कर रही है। जैसे जैसे रुचि रुचि दीदी, उपचार के अलावा नैनो पार्टिकल से नैनो बोट्स भी बनाए गए हैं। जो वो क्या करते हैं नैनो बोट्स? अरे भाई, वो रोगों की पहचान करते हैं, उनका निदान करते हैं, उनमें सहायक बनते हैं। मगर ये काम अभी अंडर रिसर्च है, बड़े शहरों में ही मतलब पूरा हुआ है ये भी। अच्छा, उन नैनो बोट्स का साइज कितना होता होगा रुचि दीदी? अलग अलग साइज और अलग अलग कलर में होते हैं वो। कोई कोई तो 400 से 650 नैनोमीटर तक के होते हैं। नैनोमीटर, हाँ हाँ, ठीक है बताया ना आपने। एक यूनिट का 10 करोड़ वहाँ
एक नैनो यूनिट होता है। ठीक है। तो हाँ, बस ठीक है, समझो कि 400 से 650 नैनोमीटर तक के, और कुछ इससे भी छोटे हो सकते हैं। एट प्रेजेंट कोई नैनो बोर्ड प्रयोग होने लगा है क्या अभी? है रुचि, बताओ। लीना, कई तरह के प्रॉप्स और नैनो बोर्ड्स हैं, एडवाइस में आ चुके हैं मुझे, जैसे जैसे क्वांटम डॉट, जो थोड़े से नैनोमीटर व्यास वाले हैं। इनकी हेल्प से हमें पता चलता है कि ट्यूमर कहाँ डेवलप हो रहा है, और ये पूरा उसका सही सही पता बता देते हैं। बच्चों, मैं मेरे एक दोस्त को शुगर थी, बिना इंसुलिन के इंजेक्शन के वो ठीक हो गया था। अब तो अंकल इंजेक्शन लेने की तकलीफ भी नहीं रही। हमारे हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ना, ब्लड प्रेशर, उसके साथ साथ गति करने वाला एक नैनोबोट बना दिया गया है। वो शरीर की जरूरत के अनुसार इंसुलिन बनाते रहता है अपने आप ही आप, और उसे ब्लड में भी छोड़ता रहता है ऑटोमेटिक। अच्छा अच्छा रुचि, अच्छा। हाँ, और कुछ और बताओगी? हाँ हाँ अंकल, कुल 7 नैनोमीटर लंबा होता है ये, नन्ना सा एक कैप्सूल जैसा होता है, 7 नैनोमीटर। और जिसमें छेद जैसी कुछ रचनाएं होती हैं, पेनक्रियाटिक सेल्स होते हैं वो, उनको पेनक्रियाटिक सेल्स कहते हैं अंकल। और वो इंसुलिन बनाते रहते हैं। बस बॉडी में ये कैप्सूल डाला, कोई छुट्टी, ना कोई इंजेक्शन लेना, ना कोई दवाइयाँ लेनी, और इंसुलिन बनता रहता है अंदर में, और शुगर से छुट्टी, शुगर ठीक हो जाती है कुछ दिनों में। अच्छा रुचि, ब्रेन ट्यूमर में नैनोप्रॉप डालने के लिए दिमाग में छेद करते होंगे ना, तूने बताया ना, उसको ब्रेन में डाल देते हैं। हाँ करते तो हैं रीना, पर कोई छेद खास नहीं करते, मामूली सा छेद किया जाता है, बस इतना महीन कि जिसमें वो नैनोप्रॉप्स, नैनो स्केल वाले वो नैनोप्रॉप्स अंदर चले जाएं, और वहां जाकर वो अपना सर्जरी का काम करें। अरे रुचि, क्या कहती है तू? वो महीन मशीनें अपने आप सर्जरी कर लेती है अंदर जाकर, ब्रेन में जाकर? मेरी समझ में नहीं आया। पापा, हर फील्ड में कंप्यूटर टेक्निक से काम होता है आजकल। और बताऊं, दूर दूर दूसरे शहरों में बैठे हुए डॉक्टर दूर बैठे अन्य दूसरे सिटी में बैठे हुए मरीज का ऑपरेशन भी कर देते हैं लेजर टेक्निक से। हाँ हाँ होता तो है, पर पर बबलू भैया सचमुच बड़ा अमेजिंग है ये सब तो। और सुनो लीना, वो नैनो पार्टिकल दिमाग में पहुंचकर दवाइयों के रस का भी काम करते हैं, वो भी रोल अदा करते हैं। अच्छा ये बेटिया, ये बात समझ समझ में नहीं आई, थोड़ा सा डिटेल से बताओ ना। क्या नैनो नैनो जो कण होते हैं वो, बच्चों बताओ मुझे भी, वो महामंत्र नौकार के 5 पदों वाले ध्यान की तरह काम करते हैं रुचि? वो क्या कलर वाले आंटी, वो तो कलर थेरेपी है नवकार मंत्र की, आपको उसकी नॉलेज है? अरे रीना बेटिया, मैं बताता हूँ, नमो हरिहंताना के सफेद कलर का भौहों के बीच में ध्यान करने से तेरी आंटी को चक्कर आने की तकलीफ भी दूर हो गई है। अब ये घुटनों के दर्द का इलाज करने में लगी है अपना। कुछ मेडिसिन ली होगी ना, तभी ठीक हुए होंगे चक्कर आने। क्यों मम्मी? अरे नहीं बबलू, दवाई तो कुछ भी नहीं ली मैंने। गुरु भगवान ने कायोत्सर्ग और ध्यान के बारे में कुछ बताया था, और 5 पदों के कलर वाले ध्यान से हमारे दिमाग और शरीर पर जो कैसा असर पड़ता है अच्छा वाला, वो भी बताया था। बस मैं वही ध्यान कर लेती हूँ। मेरी फ्रेंड का एक मंदबुद्धि बेटा था, वो भी नवकार मंत्र के लयबद्ध जाप से ठीक हो रहा है थोड़ा थोड़ा। आजकल डॉक्टर्स तो यंत्रों, मशीनों और अलग अलग टेक्निक से इलाज करते हैं, मगर अगर हमारी धर्म पर श्रद्धा विश्वास हो ना, तो बिना दवाइयों के भी बीमारी चली जाती है। ऐसे उदाहरण भी काफी हैं, इस जमाने में भी ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं। रुचि दीदी, आप इतनी क्वालिफाइड हो, आप डॉक्टर हो, क्या आप भी नक्यानुसी बातों को मानती हो? अरे क्या मुस्कुरा रही हो, जवाब दो ना इस बात का। बबलू भैया, मानना ही पड़ता है, क्योंकि हमारे जैन धर्म की साधना क्रियाएं ऐसी ही इफेक्टिव है जो साइंटिफिक तरीके से काम करती हैं। पापा तो हमेशा माला जाप में लगे रहते हैं, ये क्यों नहीं ठीक हुए? बोलो, ब्रेन ट्यूमर जैसी सीरियस बीमारी क्यों हो गई इन्हें? बबलू, अभी तुम उत्तेजना में हो भैया,
इस टॉपिक पर अपन बाद में बात करेंगे। अच्छा, वो अपना क्या टॉपिक चल रहा था, क्या कह रही थी मैं? हम्म, अंकल, आपको याद है ना क्या बता रही थी रुचि दीदी? बिटिया, वो दवाइयों के रथ वाली बात बता रही थी। हाँ अंकल, हाँ। अच्छा बबलू, बबलू देखो, उत्तेजना छोड़ो, ध्यान से सुनो। अच्छा, मैं नॉर्मल हूँ दीदी, बताइए बताइए आप, मैं सुन रहा हूँ। हर एक नैनो कण पर ऐसे एक्टिव केमिकल्स यानी कि सक्रिय रसायन लोड कर दिए जाते हैं और उन्हें फिर ब्रेन में एंटर करा देते हैं, नैनो पार्टिकल्स को। तो जो बीमार टिश्यूज होते हैं ना, वहाँ उन दवाइयों को वहाँ पहुँचा पहुँचा देते हैं वो, जो उनके ऊपर लोड की हुई होती हैं, और उनको वहाँ पे गिरा देते हैं, बिखेर देते हैं। यानी उनमें ये सिस्टम ऑटोमेटिकली रहता है कि वहाँ पहुँचकर वो अपने ऊपर लोड लोड जो केमिकल्स होते हैं ना, उनको बीमारी एरिया में उलिच देते हैं, वहाँ डाल देते हैं। रुचि बेटी, ऐसा क्यों किया जाता है? डॉक्टर्स ऐसा क्यों करते हैं? आंटी, नैनो पार्टिकल्स सर्जन को सूचित कर देते हैं, इन्फॉर्म कर देते हैं, और उससे उस इंफॉर्मेशन से वो जान लेता है कि हमारा वो पेशेंट का ट्यूमर या कैंसर कौन सी स्टेज तक बढ़ चुका है। अच्छा, इतनी बात तो पहले ही आ चुकी है। फिर दवाओं का रथ वाली बात, वो नई बात क्या है उसमें? वही तो मैं बता रही हूँ, ना सुनो ध्यान से, तुम समझी नहीं अभी। वो सर्जन ये निश्चित करता है कि अगर पॉसिबल है तो ऑपरेशन से या ऑपरेशन के बिना भी कैसे सिर्फ दवाइयों द्वारा ही मरीज को ठीक किया जाए, या फिर ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है, वो ऑपरेशन ही किया जाए। वो इस बात का, इस टेक्निक से वो पता चल जाता है, सर्जन को पूरा डिसीजन ले लेता है वो। अच्छा अच्छा, हाँ मैं समझ गया रुचि दीदी, इसीलिए ब्रेन में दवाइयाँ पहुंचाई जाती हैं। अरे बच्चों, दवाइयाँ तो मैं कब से खा रहा हूँ। पापा आप समझे नहीं, रुचि दीदी के कहने का मतलब है कि नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करके सीधे ट्यूमर तक दवाइयाँ पहुंचाते हैं, जिससे बॉडी के दूसरे पार्ट्स पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल, हाँ ठीक है। तभी तो रुचि ने उन नैनो कणों को दवाइयों का रथ कहा है। आंटी, आप आगे सुनो। अरे रुचि बेटा, मेरे वो डॉक्टर से ना, वो कह रहे थे कि 2-3 कीमोथेरेपी और ले लो, मगर भाई मैं तो पहले थेरेपी से ही इतना घबरा गया, इतना परेशान हो गया, तो डर गया मैं कि छुट्टी लेकर भाई मैं तो यहाँ आ गया। अंकल, सही बात है, कीमोथेरेपी से तकलीफें तो काफ़ी होती हैं, मगर बाद में आराम भी तो हो जाता है। अंकल, नैनो टेक्नोलॉजी से आपका ट्रीटमेंट होता ना, तो अब तक आप तो ओके हो जाते। अच्छा, हाँ रुचि सही कह रही है। बबलू के पापा, गलती करी ना आपने, यहाँ आ गए। कीमोथेरेपी से सारी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है, लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी वाले इलाज से तो कोई नुकसान भी नहीं होता, और टू द पॉइंट, बीमार टिश्यूज को मेडिसिन मिल जाने से बीमारी भी खत्म हो जाती है। बहुत बढ़िया टेक्निक है भैया। तो बबलू, ठीक कहा तुमने, बिल्कुल ठीक कहा। तो पापा, अब तो आपकी इच्छा जग रही है ना? देखो मैं एक बात बताऊं। हाँ रुचि बताओ बेटे। छोटे बच्चों को ट्रीटमेंट में इस लेटेस्ट टेक्निक से बहुत फायदा हुआ है। रुचि, क्या बोल रही हो? क्या छोटे बच्चों को ब्रेन कैंसर हो जाता है, इतने छोटे बच्चों को? हाँ आंटी, आजकल खूब होने लगे हैं ब्रेन कैंसर बच्चों को। ओह, क्या जमाना आ गया है। आंटी, बच्चों का दिमाग छोटा और ज्यादा नाजुक होता है ना, इसी वजह से सर्जन उनके इलाज में सक्सेस नहीं होते थे पहले। 50% बच्चे तो बचते ही नहीं थे, और 25% जो बच जाते थे वो भी अक्सर लकवे या फिर अधूरी बुद्धि के शिकार होते थे। अभी तक तो ब्रेन ट्यूमर के 100 में से 25 बच्चे ही स्वस्थ रह पाते थे, मगर अब तो ये प्रॉब्लम नैनो टेक्नोलॉजी ने बिल्कुल मिटा डाली है। अब तो बच्चों के इलाज भी बड़े आसानी से नैनो टेक्नोलॉजी से हो जाते हैं, ब्रेन ट्यूमर के। बातों में पता ही नहीं चला टाइम का। तुम लोगों को तो भूख लगी होगी बेटा। नहीं आंटी, कोई खास नहीं, आपने हैवी नाश्ता करा दिया था ना। अच्छा तुम लोग चर्चा करो, मैं किचन देख लूँ थोड़ी देर। रुचि, सुनो,
आंटी, हम लोग भी आपकी हेल्प कराते हैं, चलिए। अरे नहीं बेटा, तुम बैठो। माँ, लीना दीदी और रुचि दीदी मेहमान नहीं है हमारे घर में। हाँ, आप लोग अपने काम में बिजी हैं। तब तक मैं भी एक गांव का चक्कर लगा के आ जाऊं। हाँ हाँ, ठीक रहेगा। थोड़ी देर के बाद सब लोग खाना खाने बैठे हैं। वो दृश्य आपके सामने है। आज मम्मी ने, हाँ, हम सबकी फेवरेट चीजें बनाई हैं। वाह वाह, कितने टाइम बाद पेट भरकर खाऊंगा मैं तो। तरस गया मैं सिंगापुर में इस टेस्टी खाने को। ले बबलू, थोड़ा और लेना। रुचि लेना। अरे भाई, तुमने हाथ क्यों रोक लिया? बस बस, अब नहीं आंटी, अब नहीं। मम्मी को भी ऐसे कोफ्ते बनाने सिखा देना तुम। हाँ, मेरी मम्मी नहीं जानती है ऐसे कोफ्ते बनाना। लीना ने कल फोन से सूचना दे दी थी, और बबलू तो आज आने ही वाला था। इसी से तुम सबकी दावत हो गई मनपसंद। अंकल, ठीक कह रहे हैं आप। आंटी, थोड़ा रायता और दो ना। अपने खेत के बचवे का ही लगता है, तभी तो इतना टेस्टी है। रुचि, अपने गांव में तो आज भी नेचुरल खाद ही यूज होती है, और इसीलिए ये सब्जियां, अनाज, फ्रूट सब में अलग टेस्ट आ रहा है। अंकल, अंकल, आप ये सब चीजें नहीं खाएंगे? हाँ बिटिया, मेरे नसीब में तो बस उबला हुआ साग और रूखी रोटी है। अरे तुम खाओ, तुम सबको देखकर मन खुश कर रहा हूं मैं इतनी देर से। पापा, पापा, आप नैनो टेक्नोलॉजी से आप बहुत जल्दी चुस्त दुरुस्त होने वाले हैं पापा, फिर तो आप सब कुछ खाएंगे। हाँ हाँ, और क्या, और क्या, अंकल ठीक कह रहा है बबलू भैया। फिर तो अंकल की नॉर्मल डाइट, नॉर्मल लाइफ। अरे वाह, क्या बात कही है दीदी। रुचि दीदी, मेडिसिन फील्ड की बात तो आपने बता दी। क्या इसके अलावा भी नैनो टेक्नोलॉजी का और कोई इंपॉर्टेंस है? बबलू भैया, जैसे आजकल टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल से रिलेटेड फैक्ट्री चलती है ना, वैसे ही आने वाले कुछ टाइम बाद नैनो टेक्नोलॉजी पर बेस्ड जितनी भी फैक्ट्रीज होंगी ना, नैनो टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होंगी वो फैक्ट्रीज और बिजनेस। हाँ, वो तो होगा ही बच्चों, वो होता होना ही है। इस नैनो टेक्नोलॉजी में इतने सारे सूक्ष्म साधन जो हैं, सिर के बाल को भी माप लिया, बोलो। अरे वाह, कागज की मोटाई जितने में 1 लाख नैनो कण। हद कर दी भाई, इतनी सूक्ष्मता। अरे बहुत जोश में मत बोलो जी, खांसी उठ जाती है तुम्हें। मैंने तो जैनागमों में इससे भी सूक्ष्म माप देखे हैं। जितने सूक्ष्म माप, उतने बड़े से बड़े माप भी बताए वहां। आंटी, तीर्थंकर भगवान के विज्ञान से आज का लेटेस्ट साइंस भी अभी बहुत बहुत पीछे है। पलक झपके उतने टाइम में भी असंख्यात समय हमारे शास्त्रों में बताए हैं। देखो भाई लीना दीदी, फिर वही बात कर दी आपने। रुचि दीदी, मैंने क्या पूछा था, आपने सवाल का जवाब दीजिए ना। हाँ, प्रश्न तुम्हारा अच्छा है बबलू। नैनो टेक्नोलॉजी दूसरे दूसरे फील्ड्स में क्या कर रही है, ये भी पूछा था तुमने। यही तो, नैनो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस और फायदेमंद है कि मेडिसिन और हेल्थ के फील्ड के अलावा भी अनेक फील्ड्स में इसके यूज होने लगे हैं। बिटिया बताओ ना, कहाँ कहाँ होते हैं इसके यूज? अंकल, भवन निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन, किचन एसेसरीज, कॉस्मेटिक्स, एग्रीकल्चर, माइनिंग, स्पेयर पार्ट्स, ट्रांसप्लांटेशन जैसे, और जेनेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। बताओ कौन सा फील्ड बचा रहेगा जिसमें नैनो टेक्निक नहीं अपनाई जाएगी? आगे आने वाले समय में इसका ही राज होगा। ठीक कहा रुचि तुमने बिल्कुल ठीक कहा। रुचि दीदी, एक बात और बताओ। अच्छा, पहले मेरी बात बताओ रुचि। हाँ आंटी, पूछिए। आजकल बहुत छोटे आकार के कैमरे, लैपटॉप और कंप्यूटर भी तो बनने लगे हैं। क्या वो भी इसी टेक्निक की मेहरबानी है? हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आकार की सब छोटी चीज़ें बनाकर बन रही हैं, जो इतनी पॉपुलर हो रही हैं, कंपनीज बना रही हैं। तो इसके पीछे भी क्या इसी नैनो टेक्नोलॉजी का कमाल है? बिल्कुल ठीक कहा आपने, यही पूछा है ना आपने। बिल्कुल, हाँ, यही बात है, ये नैनो टेक्नोलॉजी का ही कमाल है। अच्छा, अच्छा रुचि बेटा, बहुत ब्राइट फ्यूचर है फिर तो इसका। हाँ अंकल, डेली लाइफ में तो इसका धमाके से यूज होने वाला है आजकल, और और भी होगा। हाँ हाँ, बहुत जल्दी इन फ्यूचर। अच्छा, वो कैसे होगा? बताओ बताओ रुचि, कैसे होगा? कैसे यूज होगा नैनो टेक्निक का?
अम, कुछ ऐसे नैनो बोट्स पर अभी शोध कर रहे हैं हमारे साइंटिस्ट, छोटी सी गोली जितने। उन्हें अगर आप निगल लोगे ना, तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन आदि की मात्रा, तापमान, एसिडिटी, ब्लड ग्रुप में रहे हुए प्लेटलेट्स वगैरह सब मालूम हो जाएंगे वो गोली को खाते ही। अरे वाह! शरीर में कुछ भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम होगी तो उस नैनोबोट द्वारा दिए जाने वाले सिग्नल से वो पता चल जाएगी, यही ना? हाँ, बिल्कुल ठीक समझी लेना तुम। फिर तो हमारे जो श्वेत रक्त कण होंगे, वो जो डेंगू में जिनकी कमी हो जाती है ना, वो उनकी कमी, प्लेटलेट्स की कमी टाइम रहते जल्दी ही मालूम हो जाएगी, तो डेंगू बुखार पर भी कंट्रोल हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बबलू, सच में ऐसा ही होगा। इससे आगे भी बहुत कुछ होगा, अभी भी बहुत कुछ हो रहा है। बेटे बताओ ना क्या क्या हो रहा है इस नैनो टेक्नोलॉजी से। सुनिए, एक छोटी सी पिल यानी एक छोटी सी गोली में एक कैमरा लगाया गया है जो भोजन नली के अंदर की फोटो खींच लेता है और वो सारी जानकारी बाहर सिग्नल कर देता है। गोली निगलना ही इसके लिए काफ़ी है बस। और बताऊं, जापान की एक तोशिबा कंपनी है, उसने इसी टेक्निक पर 4 मिलीग्राम वजन की और 8 मिलीमीटर लंबी एक छोटी सी मोटर बनाई है। इतनी छोटी मोटर है रुचि? हाँ सुनो तो, क्या करती है वो मोटर? वो चलती नहीं है सड़क पर, फिर क्या करती है वो मोटर? वो मोटर ऐसी बनाई है उन्होंने जो आंखों के ऑपरेशन करते समय काम में ली जाएगी। अच्छा, आंखों के ऑपरेशन करते समय? हाँ, रोबोट को कंट्रोल करने में भी ये मोटर उपयोगी बनेगी, समझे? वेरी स्ट्रेंज। रुचि दीदी, और बताओ ना नैनो टेक्नोलॉजी का करतब। सुनो, एक सूक्ष्म मशीन यानी नैनो प्रोब बनाई गई है जो नर्वस सिस्टम की किसी भी डिसऑर्डर यानी कि गड़बड़ी होने पर डॉक्टर की हेल्प करेगी। एक माइक्रो मशीन बनाई है जो रोगी की कोशिकाओं यानी सेल्स में डीएनए, प्रोटीन और मिनरल्स की सप्लाई करेगी। करेगी यानी इन फ्यूचर करेगी। व्हाट डू यू मीन दीदी? नहीं भाई, ये सब सूक्ष्म यंत्र और प्रॉप्स तो अब प्रयोग हो रहे हैं, आजकल होने लगे हैं कहीं कहीं। मैंने तो इससे बढ़कर भी कुछ और पढ़ा था एक साइंस मैगजीन में, बताऊं दीदी? हाँ हाँ भैया, जरूर बताओ ना बबलू भैया, अपनी लेटेस्ट और एडवांस नॉलेज हम सबके साथ जरूर शेयर करो। हाँ बोलो बोलो बबलू, मैं भी सुन रही हूँ। ये कहा जाता है दीदी कि विज्ञान हमारे शरीर की खून, ब्लड, नाखून, बाल जैसी छोटी से छोटी चीज भी अभी तक नहीं बना पाया है। हाँ हाँ ठीक बात है, नहीं बना पाया। मगर मैंने पढ़ा कि नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा लाल रक्त कण बनाए जा रहे हैं, यानी रेड ब्लड सेल्स है ना, आरबीसी, वो बनाए जा रहे हैं। क्या कह रहे हो अब बिट्टू? किसने कहा ये? सुनो तो सही दीदी, मैं और बता रहा हूँ मैंने क्या पढ़ा था उस मैगजीन में। वो आरबीसी बनाए जा रहे हैं नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा, और इन्हें जिसकी बॉडी में भी डालेंगे ना, वो इंसान 4 घंटों तक बिना सांस लिए जिंदा रहेगा। अच्छा। हाँ, और भी कई बातें थी उसमें, मगर मुझे तो ये सब सारा गप्पो जैसे ही लगा भाई। बबलू भैया, तुम्हारी बात में थोड़ा करेक्शन कर दूं मैं। तुमने पढ़ा है पर पूरा सही नहीं है वो, कहीं कहीं गलती है इसमें, करेक्शन करो, बुरा तो नहीं मानोगे? कैसी बातें करती हो बहन, बोलो ना आप, मैं बुरा क्यों मानूंगा आपकी बात का? देखो बबलू, तुमने जो पढ़ा वह गप नहीं है, वह सच है। लेकिन वहाँ दोनों तरह के आर्टिफिशियल रक्त कण बने हैं ऐसा नहीं लिखा होगा। वहाँ ऐसा होगा कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स, उनको जो सचमुच के हमारे ब्लड सेल्स होते हैं ना, उनमें ट्रांसप्लांट किए जाने की बात लिखी होगी, मनाने की बात नहीं लिखी होगी। हो सकता है, इट में बी पॉसिबल रुचि दीदी, शायद आपकी बात सही है, मुझे बराबर याद नहीं रहा है। रुचि ने करेक्शन किया, वे तो ठीक किया। फिर भी बबलू भैया, तुम्हें दाद देती हूँ मैं, तुम्हारी मेमोरी पावर और आईक्यू गजब है, अप्रिशिएट करती हूँ मैं। थैंक्स दीदी, आप तो प्लीज मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। रुचि बेटिया, वो ब्लड सेल्स वाली बात थोड़ी डिटेल से समझाओ ना मुझे। अंकल, जो आर्टिफिशियल आरबीसी और डब्ल्यूबीसी होंगे ना, वो ट्रांसप्लांट होने के बाद
हर तरह के इन्फेक्शंस को खत्म करने के लिए सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड करेंगे अपने आप, और वो सॉफ्टवेयर्स नॉर्मल एंटीबायोटिक्स की अपेक्षा सैकड़ों गुना फास्टली वर्क करेंगे। आप अच्छा रुचि, तुम्हारा कहने का मतलब है कि जो हम एंटीबायोटिक दवाइयों में लेते हैं ना, उससे भी ज़्यादा वो जल्दी और फास्ट और ज़्यादा अच्छे तरीके से वो सॉफ्टवेयर्स जो बनेंगे ना, वो जो डाउनलोड करेंगे वो नैनो टेक्नोलॉजी से अंदर में, वो उससे जल्दी मतलब काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे, ये कहना चाह रही हो ना? हाँ, सही समझे आप अंकल। फिर तो फिर तो रुचि, कंपटीशंस और स्पोर्ट्स के फील्ड में भी इनका बड़ा फायदा होगा। अच्छा, तुम क्या कहना चाहती हो? मूर्ख नहीं है विश्व की सरकारें। ओलंपिक खेलों में इनके यूज पर निषेध पहले से ही लगा दिया गया है, समझी? बिल्कुल सही किया सरकार ने। बड़े सब्ज बाग दिखाए हैं इन्होंने टेक्नोलॉजी वाले अलादीन के चिराग ने तो भाई। मम्मी, सब्ज बाग या ख्वाब यानी सिर्फ दिमागी घोड़े मत समझो, कुछ ही वर्ष है देखो, और जरा साल 2 साल बीत जाने दो, फिर ये सारे ख्वाब जीती जागती हकीकत बनने वाले हैं। रुचि दीदी, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ बबलू, ठीक कह रहे हो तुम। हमारे बॉडी सिस्टम्स और उसमें भी ब्रेन के मोस्ट फास्ट फंक्शंस इतने जटिल हैं ये फंक्शंस कि साइंटिस्ट अभी इनको बारे में पूरा नॉलेज ले ही नहीं पाए। फिर भी लगातार इसकी कोशिशें कर रहे हैं वो लोग कि हमारे नर्वस सिस्टम की इंजीनियरिंग इतनी डेवलप हो सके जिससे कि ब्रेन का ट्रांसप्लांट भी पॉसिबल हो जाए। लेकिन रुचि, ब्रेन में तो बहुत से न्यूरॉन्स होते हैं, उनका इम्प्लांट कैसे हो सकता है? लीना, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा ना? न्यूरल इम्प्लांट अभी भी होने लगे हैं। मतलब क्या कह रही हो रुचि दीदी? हाँ बबलू भैया, लीना मुझे भी नहीं समझ आ रहा कैसे होगा ये सब। देखो मैं बताती हूँ। न्यूरल इम्प्लांट का एक एग्जाम्पल, तुमने कोहिलर इम्प्लांट देखा है, सुना है, जानते हो उसे? क्या होता है रुचि दीदी ये? नहीं जानता मैं तो। हाँ, मुझे भी नहीं पता। बताओ ना रुचि, क्या होता है कोहिलर इम्प्लांट? ये भी नैनोबोट्स का ही एक करिश्मा है, जो डायरेक्ट यानी बिल्कुल सीधे सीधे हमारे श्रवण तंत्रिका तंत्र से संपर्क स्थापित करके, मतलब वो हमारी जो सुनने की नर्व्स होती हैं, है ना, वही ना? हाँ हाँ, वही सिस्टम जो हमारा सुनने का सारा सिस्टम होता है ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ, कान से लेकर ब्रेन तक, तो उस हमारे श्रवण तंत्रिका तंत्र से संपर्क स्थापित कर लेती है। ऐसा नैनोबोट्स बनाया है ये एक टेक्नोलॉजी ने, नैनो टेक्नोलॉजी ने। तो उससे बिल्कुल बहरा जो कोई इंसान हो तो उसको फोन की बातचीत और म्यूजिक सुनाई देता है पूरा अच्छे से, यानी वो, तुम्हारा मतलब है कहने का बहरा आदमी इससे सुन लेता है, ये सुनने में हेल्पफुल बनता है। हाँ लीना, सच? क्या ऐसी मशीन बन गई है कोई? तुमने देखा नहीं, कान में लगाते हैं लोग? देखा तो है भाई। हाँ, वही तो है कोहिलर इम्प्लांट। अच्छा अच्छा, और मैं ये भी बता दूं, आने वाले कुछ सालों में बहरे व्यक्ति बिना यंत्र के ही नॉर्मली सुन सकेंगे, यानी मशीन लगाए बिना। हाँ, अरे हाँ, आती जाती सांसों से मोबाइल खुद ही सेट हो जाया करेगा। रुचि, तेरी बातें सुन सुनकर तो ऐसा लगता है कि कुदरत और कर्मों का सारा काम इंसान अपने कंट्रोल में ले लेगा, है ना? अंकल, आपको तो पता होगा, कुछ ही घंटों में फल, सब्जियां, अनाज आदि बढ़ जाते हैं और उनमें मनचाहा टेस्ट भी आ सकता है। ये सब तो हाइब्रिड से आज भी हो रहा है ना? हाँ हाँ बेटिया, ये तो झुटलाने वाली बात ही नहीं है। मैं कह दूं कि आज का मानव जैविक से अजैविक बन गया है, तो बोलो मेरे कहने में क्या गलती है? अरे क्या बोल रही है रुचि? इंसान अजैविक कैसे बन रहा है बेटिया? तू इसे प्रूव करेगी? पापा, अंटार्कटिक देशों में और अब तो जगह जगह पर ग्रीन हाउस बने हुए हैं। वो क्या होता है बबलू? ग्रीन हाउस क्या होता है? पापा, उनमें कांच के घर बनाए जाते हैं, और कांच के घरों में बिना मिट्टी और बिना वहां के क्लाइमेट के चाहे जिस जगह की मनचाही चीज पैदा कर ली जाती है, और उसी के अकॉर्डिंग वहां पे उसको क्लाइमेट देते हैं,
अंदर में कांच के उसमें शीशे के घर में, पता है, सोने से बोने से वहाँ की जो क्लाइमेट होती है ना, बिल्कुल वैसा ही उसको एटमॉस्फेयर दे देते हैं उसमें। अच्छा, अच्छा बबलू, इतना आगे बढ़ गया है हमारा आज का विज्ञान। हाँ मम्मी, और सुनो, एक तरह के एडवांस बीज भी बन गए हैं जिनको बीटी सीड्स कहते हैं। उनको बोने से नॉर्मल से 100 गुनी ज्यादा फसल होती है। अच्छा है, अच्छा है, मगर मैंने इससे मेरा समाधान तो नहीं हुआ भाई। मैंने तो कुछ और पूछा था ना। पूरी बात सुनिए पापा। इतनी भरपूर फसल देने वाले ये बीज अगली फसल नहीं दे सकते, और वो बीज कारखाने में बनाए जाते हैं। क्या बेसिल पैर की बातें हाँक रहा है बबलू? मम्मी, बेसिल पैर क्यों? अरे बीज कारखाना में बनते हैं कहीं। बबलू ठीक कह रहा है आंटी। बायोलॉजिकल टर्मिनेटेड सीड्स, यानी बीटी सीड्स, बायोलॉजिकल टर्मिनेटर सीड्स, ये तो फैक्ट्री में ही बनते हैं आंटी, और उनसे सैकड़ों गुनी फसल होती है। ये भी सही है। फिर तो रुचि ने जो कहा वो प्रूव हो गया, यानी कि आज का इंसान जैविक से अजैविक मानव बन रहा है। अंकल मान गए ना अब आप? हाँ ठीक है भाई, मान गया। ये भी तो पॉसिबल है कि अगली सेंचुरी में इंसान की जैविक क्षमता से भी बढ़कर उसकी अजैविक क्षमता ज्यादा आगे बढ़ जाए। देख रुचि, तेरे वर्ड्स को मैं फिर से चैलेंज करूंगा। जो कहा वो साबित कर देगी? देखिए अंकल, मैंने अभी जो कहा ना, इसकी रियलिटी तो आने वाले टाइम में खुद ही प्रूव होने वाली है। लेकिन हम सब ये बात तो जानते हैं कि हमारी बॉडी भी तो अणुओं और उससे भी सूक्ष्म परमाणुओं से मिलकर बनी है। ठीक है ना? हाँ हाँ, ये तो ठीक है। और ये भी सच है कि हमारी बॉडी की जैविक क्रियाएं, यानी जो वाइटल एक्टिविटीज हैं, वो भी परमाणुओं के अलावा अणुओं के स्तर पर ही खुद से ही नियंत्रित होती हैं। इसलिए हमारे इंसान के शरीर को नैनो टेक्नोलॉजी का एक अल्टीमेट प्रोडक्शन कह दें तो कोई गलत है? ठीक है बेटिया, लेकिन बेटिया, नैनो टेक्नोलॉजी तो विज्ञान की देन है और सूक्ष्म रचनाओं की कारीगरी है। जो अपने शरीर में दिखती है वो तो कुदरत की देन है, उससे इसकी क्या बराबरी? माँ, रुचि दीदी यही तो बताना चाह रही हैं कि कुदरती करिश्मा जैसा आश्चर्य आज विज्ञान ने नैनो टेक्नोलॉजी के रूप में साकार करके दिखाया है ना। इसका मतलब समझ गए ना पापा आप? नहीं भाई, मैं नहीं समझा, क्या मतलब है इसका? अंकल मैं बताऊं, इसका मतलब है कि जैविक से अजैविक बाजी मार कर ले जा रहा है आज। अंकल नहीं समझे, सीधी सी बात है। देखो ना, नैनो टेक्नोलॉजी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म परमाणुओं को जोड़ तोड़ करती है, और यही तो उसका खेल है। हर वस्तु अणु परमाणुओं से बनी है, और नैनो का तो मतलब ही है सूक्ष्म सूक्ष्म, यानी कि नैनो टेक्नोलॉजी में सभी कुछ इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि जिसकी हमें कल्पना भी नहीं हो सकती। रुचि दीदी, आज नैनो मेडिसिन से सबको जितना लाभ मिल रहा है और इन फ्यूचर भी आगे मिलने वाला है, उसके लिए हमें विदेशी साइंटिस्टों का उपकार मानना चाहिए। हाँ बबलू, तुम्हारी बात सही है, मगर तुम ये नहीं जानते शायद कि हमारे देश में भी नैनो का प्रयोग बहुत पहले समय से होता आ रहा है, बहुत प्राचीन काल से। क्या क्या कह रही हो दीदी? लेकिन हमारे देश में सुनो बबलू, मैं बताती हूँ। भारत में काजल बनाने का फार्मूला बहुत प्राचीन समय से काम में लाया जाता है ना, पता है ना तुम्हें? हाँ हाँ, मेरी मम्मी भी, दादी भी काजल बनाती थी। तो भाई काजल का पता है तुम्हें क्या है काजल? अरे काजल कार्बन का नैनो फॉर्म ही तो है। यानी यानी दीदी, आप कहना चाह रही हैं कि कार्बन का जो बिल्कुल सूक्ष्म रूप है वो वही है काजल? हाँ हाँ रुचि, रियली रियली तुम्हारी बात में वजन है, वजन है, महक है, महक है। लीना, यह महक वाली बात कहाँ से फिट कर दी तुमने? महक कहाँ से आ गई इसमें? मैंने कहने की कोशिश की है अंकल कि अपने देश में भी पुराने समय से ही जो हाई क्लास नॉलेज था ना,
वो हमारी संस्कृति की महक है, उसकी खुशबू है। सचमुच सचमुच रीना, तुमने ठीक कहा। भारत के ऋषि महर्षियों के आध्यात्मिक ज्ञान से ही तो दुनिया में भारतीय संस्कृति का सम्मान आज भी होता है। देखो भाई, मैं तो जा रहा हूँ, अब ये टॉपिक चेंज हो रहा है, मैं जरा बाहर घूम कर आता हूँ। बबलू भैया, थोड़ी देर और बैठो ना, तुम्हारे फायदे की आज बात आगे अभी आने वाली है, अभी आएगी आगे बात तुम्हारे फायदे की बात। नहीं, खैर दीदी बैठो ना बबलू। अच्छा दीदी, आप कहती है तो बैठ जाता हूँ। रुचि, मेरे मन में बार बार एक बात उमड़ रही है कि तूने सिर के बाल और पतले कागज तक की मोटाई से भी सैकड़ों गुना छोटे और पतले जिस नैनो कण का जिक्र किया है ना, उससे भी बहुत ज्यादा सूक्ष्म पैमाने तो हमारे प्राचीन ग्रंथों में, हमारे जैन शास्त्रों में बताए गए हैं। अरे बैठो 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 बैठो। आप ठीक कहती हैं आंटी, वैज्ञानिकों के लिए वहां तक पहुंचना अभी दूर की बात है। वैज्ञानिक नहीं पहुंच पाएंगे वहां अभी जल्दी, मगर इस सूक्ष्म यात्रा की तरफ हमारे साइंटिस्टों के चरण भी अभी बढ़ने लगे हैं, ये खुशी का संकेत है। लीना, नैनो टेक्नोलॉजी में फुल्लिन नाम का एक नैनो प्रोब बनाया गया है। अच्छा अच्छा रुचि, वो क्या होता है? नैनो प्रोब, फुल्लिन क्या होता है वो? हाँ, वो फुल्लिन बनाया गया है नैनो प्रोब, जिसकी हेल्प से ट्यूमर कैंसर को उसकी फर्स्ट स्टेज में ही पहचान लिया जाता है। ये फुल्लिन पता है क्या है? क्या है बताओ। अच्छा सुनो, हर बार जब दियासलाई जलाई जाती है ना, तो भी फुल्लिन बनते हैं। कार्बन के नैनो पार्टिकल्स मिलकर काजल बना देते हैं, और ब्लैक कार्बन को रबर में मिलाकर बहुत पहले से ही हमारे देश में टायर बनाए जाते हैं। यानी नैनो पार्टिकल्स को हम पहले से भी उपयोग करते हैं। पर हाँ, ये बात जरूर है कि उन नैनो पार्टिकल्स के साइज वगैरह की इतनी सूक्ष्मता का ज्ञान हमें पहले नहीं था, वो अब हुआ है। अरे हाँ रुचि दीदी, ठीक कहा। और आज का वैज्ञानिक न सिर्फ उनका साइज ही जानता है, बल्कि ये भी जानता है कि कुदरत किस तरह से नैनो स्केल पर काम करती है। हाँ, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आज के साइंस की। बबलू मेरे भैया, कुदरत का सबसे बड़ा अजूबा तो इंसान की बॉडी है। देखो ना, जिसमें एक एक साल में रहे हुए साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्रोमोसोम्स, डीएनए वगैरह, ये सारे इससे क्या हैं? किसी विशाल कारखाने के ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट्स ही तो है। दीदी है तो बात सही। और बबलू, हमारा शरीर ही एक प्राकृतिक इंजीनियरिंग का, एक नेचुरल इंजीनियरिंग का कॉम्प्लेक्सिव एग्जाम्पल है। बोलो, क्या मैंने गलत कहा? हाँ दीदी, बिल्कुल ठीक कहती हैं आप। वैज्ञानिकों ने अब अणु परमाणु की भीतरी रचना को जान लिया है, और नेचुरल तौर पर होने वाले परिवर्तनों को भी आज का वैज्ञानिक चैलेंज कर सकता है। किसी भी पदार्थ के एटॉमिक स्ट्रक्चर पर भी और 3 डायमेंशनल कंट्रोल रखते हुए उस पदार्थ में मनचाहा चेंज करना भी आज के साइंटिस्ट के लिए पॉसिबल है। जैसे कि पारे पर, यानी कि मरकुरी के अणु को कुछ प्रोसेस प्रक्रियाओं द्वारा गोल्ड के अणु में बदला जा सकता है। डब्लू, अरे बेटा, तुमने तो काफी नॉलेज कर ली है बेटे सिंगापुर में रहके। देखो जी बबलू के पापा, हमारा बेटा सिंगापुर रहने लगा है ना। अरे वातावरण के आसपास के प्रभाव से बहुत फर्क पड़ता है जी। अब अभी तक तो कुछ नहीं मम्मी, अब मैं ना रुचि दीदी से नैनो टेक्नोलॉजी का गहरा नॉलेज लूंगा। प्रकृति के कार्य यूं तो बड़े सरल नजर आते हैं, है ना बबलू? दिन रात होना, ऋतु परिवर्तन होना, ज्वार भाटा, वर्षा, हवा चलना, आंधी आना, ये सब बड़े सरल नजर आते हैं हमें। पर इंसान जब उन कामों की नकल करके आर्टिफिशियल रूप से वैसा बनाने की कोशिश करता है ना, तो बहुत मुश्किलें आ जाती हैं इसमें। बिटिया, आज के विज्ञान ने तो कुदरत की हूबहू नकल करके बता दी है। देखो ना, मानव रोबोट बना दिए, क्लोन बना दिए, टेस्ट ट्यूब बेबी बना दिए, और इतनी तिरस्मी बातें हैं ना ये सब, जिनकी के कोई पहले कल्पना भी नहीं कर सकता था। लो लो अंकल, पानी पियो। और अब तो नैनो टेक्नोलॉजी के चमत्कार देखने हैं हमें। अंकल, जब आप फिर से अपने दादा अंकल वाले रूप में आ जाएंगे,
तो सबसे बड़ा जीता जागता चमत्कार तो नैनो टेक्नोलॉजी का खुद ही होंगे आप। हाँ सही कह रही हो रुचि। हम लीना, लीना दीदी, रुचि ने कितना ठीक कहा, हमारे पापा ठीक हो जाएंगे। लेकिन बबलू, तुम ये पक्का मान लो कि तीर्थंकर भगवंतों के विज्ञान की तुलना में आज का विज्ञान भी बहुत पीछे है। बस बस रुचि दीदी, इसी पॉइंट पर मैं आपसे एग्री नहीं हूँ। लेटेस्ट साइंस, बबलू भैया, कितना भी लेटेस्ट डेवलपमेंट कर ले हमारा नैनो टेक्नोलॉजी से भी आगे बढ़ जाए, फिर भी वो सिर्फ पदार्थ को, यानी कि सिर्फ मैटर को ही डीपली जान सकती है ना साइंस। आत्मा तक ले जाने वाला तो एकमात्र आध्यात्म ही है। समझो मेरे भैया, समझो। ठीक है दीदी, मगर मगर दीदी, बेटे बबलू बेटे, विज्ञान सिर्फ खोजता है और धर्म तो खोजने वाले को भी खोज लेता है, जैसे जैसे हमारे अरिहंत परमात्मा का ज्ञान। हाँ 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 मम्मा, इसे तो मुझे इनकार नहीं है कि अरिहंत हमारे सुपर पावर हैं। अरे बबलू भैया, हम सबके अंदर भी तो वही सुपर पावर मौजूद है, और यही तो हमारे जैन धर्म का सार है कि हर एक इंसान, हर एक जीव का, और खास करके मनुष्य का यही लक्ष्य होना चाहिए कि अपनी उस सुपर पावर को डेवलप करता जाए। लेकिन लीना, बबलू को तो ये सब बातें पसंद नहीं है, पूरा का पूरा नास्तिक है मेरा बेटा। ऐसा मत कहिए जी, अभी बचपना है बेटे का, हमारे बबलू का भी बचपना है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, समझ जाएगा। माँ माँ मैं नास्तिक नहीं हूँ। बिल्कुल नहीं है बेटा। हाँ माँ मैं नास्तिक नहीं हूँ। हाँ, जो बात मुझे नहीं जचती ना, उसके लिए मैं जरूर सवाल उठाता हूँ मैं। बोलो बोलो, मैं नास्तिक का हूँ क्या? मैं साधु संतों का सम्मान नहीं करता हूँ? अरे हाँ मेरा बेटा, मैं तो बड़े गर्व के साथ कहती हूँ कि फॉरेन जाकर मेरा बबलू कभी नॉनवेज नहीं खाता। कोई कसर नहीं है मेरे लाल में मेरा बेटा। बस 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 इसे थोड़ी सी सनक है चांद पर जाने की, बस। हाँ हाँ, वो तो मैं जरूर जाऊंगा, देख लेना। रुचि जी, शायद आप कुछ कहने वाली हैं। मैं ये कह रही हूँ कि अंतरिक्ष की यात्रा में जहाँ छोटे आकार और कम वजन को ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है ना, उस फील्ड में भी नैनो टेक्नोलॉजी ने काफ़ी फैसिलिटीज दी हैं। अच्छा अच्छा, क्या क्या बताइए ना। सुनो, अंतरिक्ष यात्रियों के कपड़े, जूते और सारा सामान बड़ा हल्का और सुविधाजनक होता है। हाँ 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 रुचि, मैंने उस दिन टीवी पर देखा था एक एरोनॉट को। अंतरिक्ष विज्ञान में भेजे जाने वाले जितने भी लोग हैं ना, उनको लिक्विड भोजन कैप्सूल की शक्ल में दिया जाता है। और वहां बताया जा रहा था कि कई तरह के छोटे छोटे यांत्रिक सिस्टम्स होते हैं, उनसे वो लोग उस अंतरिक्ष यान में अपनी डेली रूटीन को, यानी एंटरटेनमेंट और सारा दिन भर की जो भी एक्टिविटीज होती हैं, उनको मजे से एंजॉय करते हैं। हाँ लीना, नैनो मटेरियल यानी कि वस्तुएं जो नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स और नैनो पाउडर भी होते हैं, मालूम है? नैनो पाउडर से आर्टिफिशियल बोन्स बनाई जाती हैं, यानी हड्डियां, कृत्रिम हड्डियां जो स्टील से ज़्यादा मजबूत होती हैं और कुदरती हड्डियों से भी बहुत हल्की होती हैं वजन में। अच्छा बेटिया, रुचि बेटा, आजकल ये हड्डियां तो बहुत कमजोर हो जाती हैं, बीमारी भी बहुत होने लगी है, और इस टेक्निक से तो बहुत लाभ मिलेगा उस बीमारी में। अरे मुझे तो लगता है कि नैनो टेक्नोलॉजी ऐसी ऊंची विद्या है जिससे कि विशाल कारखानों को भी एक माचिस की डिबिया में बंद करा जा सकता है। वाह मम्मी वाह, मजा आ गया। क्या कमेंट किया है, जवाब नहीं। अरे आंटी, आप तो बातों बातों में कॉफी बना लाई। लाइए मैं सर्व करती हूँ, मैं देती हूँ सबको। अंकल आप भी लीजिए। लीना बेटा, इनका कप ये वाला है, इन्हें कॉफी नहीं देनी है ना। बबलू की माँ, अब बहुत जल्दी मैं तुम्हारे सख्त परहेज वाले खाने से बगावत करने वाला हूँ। हाँ, ठीक हो जाऊंगा मैं। अच्छा जी अच्छा, वो दिन जल्दी आए ना, बहुत जल्दी आए वो दिन। मैं तो मांग रही हूँ भगवान से, जब आप पहले की तरह रोज नई नई फरमाइशें करके मुझे किचन क्वीन बना दें। अब तो आंटी वो दिन आया ही समझो। मेरा यहाँ आना सफल हो गया अंकल। अंकल आप बहुत अच्छे हैं मेरे दीदी और मेरे प्यारे अंकल। अच्छा, मैं बहुत अच्छा हूँ। अरे अच्छा क्यों नहीं होगा, आखिर तुम दोनों का दादा अंकल हूँ ना। दादा अंकल, ये देखो मेरी मिठियाँ, ये देखो मेरी मसल्स। हाँ, अरे वाह अंकल, वाह वाह। बंधुओं, आज का आर्टिकल इतना ही। इसमें
जो नैनो टेक्नोलॉजी की बात मैंने कही है, इन फ्यूचर वो टेक्नोलॉजी हम सब देखने वाले हैं, आने वाली है वो टेक्निकल, और सब चीज़ों में वो लागू होगी, हर फील्ड में लागू होगी, जैसे इसमें बताया। और इसमें तो मैंने केवल थोड़ा सा ट्यूमर कैंसर का जो इलाज है उसके बारे में नैनो टेक्नोलॉजी की क्या हेल्प है वो बताया, और इसका बहुत हर फील्ड में यूज होगा, और वो समय बहुत जल्दी आएगा। हमारे देश में भी थोड़ी थोड़ी टेक्निक बिल्कुल 0.1% अभी शुरू हुई है, और डेवलप कंट्री में तो ये बहुत ज़्यादा हो चुकी है, चालू हो चुकी है टेक्निक ये। तो इसके बारे में फिर कभी और कुछ विस्तार से बताऊंगी। आज इतना ही कहकर मैं आज के प्रोग्राम को एंडिंग कर रही हूँ, और आपको अच्छा लगा होगा, आपने इसका आनंद लिया होगा। अगली बार फिर से बहुत जल्दी आ रही हूँ आपके पास कुछ नहीं।